मुल्क और अवाम की हिफाजत में सरहदों पर तैनात जवानों को खोना यकीनन मुल्क और कौम के लिए बड़े सदमे से कम नहीं है। मुल्क ने गुज़िश्ता रोज़ अपने 22 जवानों को खो दिया है और मुतअद्दिद जख्मी है। पूरा मुल्क सोग में है। आज शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ में हैं। जगदलपुर में उन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। पुरनमा आंखों ने अपने जवानों की जज्द खाकी देखी और सलूट पेश किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के वज़राला और फौज के अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग हुई की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को जबरदस्त झटका लगा है। डायरेक्टर जयश्री पाटिल की अर्जदाश्त पर डॉक्टर जयश्री पाटिल की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्जामात की सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। सीबीआई को 15 रोज में इब्तिदाई जांच की रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर के पास जमा करने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह रहे, मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर पुलिस के जरिए माहाना 100 करोड़ की वसूली कराने जैसे संगीन इल्जामात लगाए हैं। पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्राइमा फेसी जब मेंटेलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेलिटी का बड़ा इश्यू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। नहीं, अभी सीबीआई को कोर्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई खुद अपना एफआईआर, सीबीआई को लगता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे। मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है, विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज़्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज़्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं। ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। जो एक केस फाइल की थी उसके ऊपर निर्णय देते हुए ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामला गंभीर है और सीबीआई 15 दिन में इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और उसके बाद उस इंक्वायरी के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। इस प्रकार से स्पष्ट निर्देश ये माननीय हाईकोर्ट ने दिए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत गंभीर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है। इस निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रकरण की
सीबीआई द्वारा जांच करने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा राज्य के मुख्यमंत्री ने अनिल देशमुख को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यह भी भारतीय जनता पार्टी की मांग है और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह संगीन मामला सीबीआई को सौंपा जाए, यह न्यायपालिका का फैसला महाराष्ट्र की वसूली सरकार को करारा तमाचा है। विगत सवा महीने के अंतराल में ये तीनों दलों के नेता पहाड़ की तरह वाजे गैंग का समर्थन और बचाव कर रहे थे। जब देश मांग कर रहा था कि जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा दे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पूरे मामले को रफा दफा करने की मंशा इस महाराष्ट्र की वसूली सरकार की थी। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर सवाल उठाए हैं। संजय निरुपम ने कहा कि ऐसी कौन सी ताकत है जो परमबीर को बचा रही है। वहीं संजय निरुपम ने कहा कि सीबीआई जांच के अहकामात के बाद अनिल देशमुख को इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफी हो जाना चाहिए। का आदेश है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री परमबीर सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे अपने ही मंत्री के ऊपर, उसके लिए कुछ पुरावा, कोई सबूत नहीं था। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर अपने किसी मिनिस्टर पर बगैर किसी सबूत के इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये सर्विस रूल्स का वायलेशन था। आज तक महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो सरकार को परमबीर के इस वाइल्ड एलिगेशन के खिलाफ और जो रूल्स का वायलेशन हुआ है उसके आधार पर एक्शन लेने से रोक रही? हमारे देश में हमने ऐसी परंपराएं देखी हैं कि एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते थे। यहां उनका ही अपना कमिश्नर आरोप लगाता है, सही है गलत है वो बात की बात है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना संगीन आरोप लगाता है उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने पद पर टिका है, तो मुझे लगता है कि यह उसकी नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नैतिकता का तकाजा तो यह है कि हट जाना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस ने रफाल सौदा मामले में एक बार फिर मोदी हुकूमत को घेरा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने रफाल का जो मुद्दा उठाया था आज सच साबित हो रहा है। अब फ्रांस की मीडिया भी कह रही है कि इस सौदेबाजी में बड़ी बदनुमानी है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के हवाले से इंकिशाफ किया है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा दिफाई सौदे में बिचौलियों की मदद और कमीशन खोरी की गई है। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशन खोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर रफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। यह हम नहीं कह रहे, यह फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशन खोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्रांस पेरिस के अंदर
60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल जहाज खरीदने की घोषणा की गई। ना कोई टेंडर, ना कोई खरीद प्रक्रिया, ना कोई डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। प्रधानमंत्री गए जैसे केले और सेब खरीदते हैं, देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे की घोषणा कराए। लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास की बीवी मीनू मनहास ने अपने शौहर की बहिफाजत वापसी की अपील की है। राकेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं। बीजापुर हमले के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह का अगवा कर लिया है। ये अपील है मोदी साहब से और अमित शाह से कि उनको वापस मंगवा लो। वो जहाँ भी है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनको मंगवा लो वापस। मेरी हमसे यही अपील आपसे, अगर वो सुरक्षित है उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूँगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम कंट्रोल रूम फ़ोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति घर लौट आएँ और मोदी जी से यही प्रार्थना है कि वो उनको छुड़वाएं, कैसे जैसे मर्जी छुड़वा लें उनको। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एनबा अवार्ड्स में मिला दिल ने फिर याद किया। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल देशमुख पर लगे इल्जामात की सीबीआई जांच होगी। शरद पवार की रिहाइशगाह पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस मीटिंग में अजित पवार भी मौजूद है। अनिल देशमुख पर जांच के अहकामात के बाद इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। इखलाकी बुनियाद पर माना जा रहा है अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता है। काफी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। अनिल देशमुख पर इल्जामात की सीबीआई जांच होगी। इसी पूरे मामले को लेकर के शरद पवार की रिहाइशगाह पर मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में अजीत पवार भी मौजूद है। आपको बता दें, अनिल देशमुख पर जांच के अहकामात के बाद इस्तीफे का दबाव बना है। इखलाकी बुनियाद पर अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता है। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए पुलिस एहलकारों से मांगने का इल्जाम है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब सीबीआई जांच होगी। शरद पवार की रिहाइशगाह पर इस पूरे मामले को लेकर के मीटिंग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है इखलाकी बुनियाद पर अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,03,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 478 अफराद की मौत हुई है और 52,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देकर सेहतयाब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,25,00,000 से ज्यादा अफराद मुल्क में कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 1,16,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब होकर अपने अहल खानदान के साथ। वहीं 1,65,000 से ज्यादा मरीज इस वबा के शिकार हो चुके हैं और करीब 8 करोड़ अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। कोरोना रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। लोगों की बदएहतियाती बढ़ रही है। ऐसे में कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में दीगर रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की RT-PCR जांच हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। ये देखते हैं। कोरोना का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और पिछले 24 घंटे में अगर हम देश भर में देखें तो 1 लाख के ऊपर कोरोना संक्रमितों की संख्या सामने आई है, जो बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीबन 4,000 के करीब नए कोरोना केस पिछले 24 घंटे में आए हैं।
दिल्ली सरकार ने कई तरीके की हिदायतें जारी की हैं। डीडीएमए ने कई नए आदेश जारी किए हैं जिसमें कि शादी या किसी फंक्शन में जो लोग जाते हैं उनकी संख्या सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन हैं या फिर जो हवाई अड्डे हैं या फिर बस स्टेशन हैं, वहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं जो अन्य राज्यों से आते हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो यात्री हैं जिन्हें दिल्ली से बाहर जाना है या जो यात्री दिल्ली आना चाहते हैं और जो अन्य राज्यों से आए हैं उनके लिए यहाँ पर RT-PCR की व्यवस्था की गई है और अपने RT-PCR से गुजरना होगा। अगर वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो 10 दिन के क्वारंटीन में उनको रहना होगा। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय है। सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा, सैनिटाइजेशन करना होगा। आप यहाँ देखें तो RT-PCR जैसे हो रहा है। भैया एक दिन में कितने टेस्ट हो जाते होंगे? मैम हम 100 RT-PCR एंड 150 रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं डेली। अच्छा, तो ये क्या जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग यात्री हैं उन लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे राज्य जिन पे ज़्यादा आप लोग फोकस रख रहे हैं? मैम हम मेनली फोकस महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इन राज्यों पे कर रहे हैं जो वहाँ से आने वाले हैं। बाकी जाने वाले तो सभी का कर रहे हैं। अच्छा, जाने वालों का सबका है और जो इन राज्यों से महाराष्ट्र, केरल और इनसे आ रहे हैं उनका हो रहा है? यस मैम। कितने बजे से कितने बजे तक होती है टेस्ट? मैम हम सुबह 9:30 बजे आ जाते हैं। सुबह 9:30 बजे से हमारा 3 बजे तक टेस्टिंग होती है डेली। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली से बाहर जाने वाले जो यात्री हैं उन सभी का टेस्ट किया जा रहा है और जो अन्य राज्य जैसे कि केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से आने वाले लोग हैं उनको RT-PCR से गुजरना होगा और अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो 10 दिन का क्वारंटीन उन्हें करना होगा, होम आइसोलेशन में जाना होगा। ये दिल्ली सरकार पहले ही साफ कर चुकी है और अगर स्थिति बनती है तो दिल्ली के लोगों से बातचीत करने के बाद लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, आपको दिखाना चाहूँगी, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री बाहर जाने वाले हैं उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। और यहाँ अगर आप ये देखें तो यहाँ पर शीट भी है। यहाँ पे शीट में उन लोगों के नंबर्स लिखाए जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या उम्र है, वो सारी डिटेल इसमें रिकॉर्ड की जा रही है जिससे कि पूरी तरीके से उन्हें ट्रैक किया जा सके। क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार T3 पर काम कर रही है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो यहाँ आप देखें बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ जौनपुर यूपी। अच्छा, तो टेस्टिंग के लिए कब से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया जी। अच्छा, आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आपको कितना समय हो गया टेस्टिंग के लिए? मुझे 10 मिनट हो गए हैं लगभग। आप जा रहे हैं पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए खड़े हैं। और आपको पता नहीं मास्क लगाना ज़रूरी है ठीक से? आप टेस्ट कराने आए, आपने ठीक से फिर भी मास्क नहीं लगाया है। टेस्ट कराने। आपको कहाँ जाना है? पटना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं जाना है या बिहार में कहीं जाना है, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जिस तरीके से लगातार लोगों पर ट्रैक किए हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं, तो अब साथ ही साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के वज़ीर येदियुरप्पा को राहत मिली है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के वज़ीर येदियुरप्पा को राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को येदियुरप्पा के खिलाफ समाअत का हुक्म दिया था। येदियुरप्पा के खिलाफ मुबैना अराजी घोटाला केस की समाअत का हुक्म दिया गया था। CJI की सरबराही वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा के लिए काफी राहत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। CJI की सरबराही वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा के खिलाफ मुबैना अराजी घोटाला केस की समाअत का हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। येदियुरप्पा के लिए काफी राहत की खबर। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को येदियुरप्पा के खिलाफ समाअत का हुक्म दिया था।
पूरा मामला मुबैना अराजी घोटाले का है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को समाअत का हुक्म दिया था, लेकिन सीजेआई की सरबराही वाली बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कर्नाटक के वज़राला के लिए काफी अहम खबर। आगे बढ़ते महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बावजूद रियासत में आईपीएल के मुकाबलों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आईपीएल के इनेकाद को हरी झंडी दिखाती है। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक के मुताबिक रियासत में आईपीएल के मुकाबले पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिर्फ परमिशन खेल को दी गई है, श्रोताओं को, दिग्दर्शकों को वहां पे जाने की इजाजत नहीं रहेगी और जो आईपीएल में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आइसोलेट रहना पड़ेगा। रिले के जरिए लोग खेल देख पाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो सकती। इस आधार पे ये परमिशन दी गई है। पंजाब के जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 एहलकारों को मुख्तार अंसारी को वापस लेने के लिए भेजा गया है। पंजाब जेल से यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हो चुकी है। 2 सीओ के साथ 100 पुलिस एहलकारों की टीम के साथ एक ट्रक पीएसी भी काफिले में है। महकमे सेहत की एक टीम भी इस काफिले में शामिल है। रोपड़ जेल में कैद मुख्तार अंसारी को लेने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है और काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में उसे यहां से लेकर बांदा जेल तक जाएगी। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो रूट है, उस रूट के बारे में जानकारी देने चाहेंगे कि जिस तरह से बाकायदा रूट आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रूट जो है आप देखना चाहेंगे कि तमाम जितने ब्रिज हैं या इस तरह के रास्ते हैं जो यहाँ पे संदिग्ध गतिविधियां हो सकती है, लिहाजा इन तमाम स्थानों की एक रेकी की गई है। रेकी करने के बाद रेकी की अगर बात करें तो पुलिस के द्वारा एक नक्शा तैयार किया गया है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ाना है। मैं आपको ब्रिज दिखाना चाहूंगा। ये ब्रिज वाला जो लोकेशन है, इसके साथ साथ कई ऐसे जो पॉइंट हैं, उस पॉइंट के बारे में बाकायदा जो जानकारियां लेने के बाद उसके बारे में लिखित तौर पर जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दी जाएगी और उसके बाद उन तमाम रास्तों पर तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो रेड लाइट्स हैं, उसके बारे में बाकायदा जानकारी दी जाएगी और कौन सा रूट बेहतर होगा मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल तक पहुंचाने के लिए, तो इसके बारे में जानकारी दी गई। हालांकि 3 रूट बनाए गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन सा वो रूट है और किस तरह से बाकायदा ये जानकारी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये चंडीगढ़ हाईवे है और चंडीगढ़ हाईवे से होते हुए जो मुख्तार अंसारी को लेके जाएंगे और उसके लिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, पंजाब पुलिस पहले से इस मामले पे काफी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन पंजाब पुलिस अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में साझा करेगी और पुलिस उत्तर प्रदेश की जो टीम है, जो आज एक और भी एक पहले से जो टीम पहुंची हुई है, वो बाकायदा इन तमाम लोकेशन का, इन तमाम सड़क का और वो तमाम मार्ग का एक निरीक्षण करने के बाद वो अपने अधिकारियों को बताएगी कि किस रास्ते से लेकर जाना बेहतर होगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी को सुरक्षित तरीके से, बेहतर तरीके से बांदा जेल तक पहुंचाना वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी है, जिसको फॉलो करने के लिए तमाम ये कोशिशें की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। यार आज तो आप नौकरी करते हो।